गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का मैं सुमित सारस्वत ओजांग का IAS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज सिविल सर्विसेज डे है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि NCERT आंदोलन पॉलिटी का आज पहला क्लास है और जिसमें हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। जी टीका सिंह गुड मॉर्निंग, काजल गुड मॉर्निंग, वैशाली गुप्ता गुड मॉर्निंग। आप सभी के लगातार मिलने वाले प्यार के कारण मुझे नए नए सेगमेंट लेके आने पड़ रहे हैं और आदरणीय ओजांग सर के मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है तो मुझे और भी ज़्यादा अपने आप को विशिष्ट महसूस कर रहा हूँ। आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए नए विषय हमेशा लाता रहता हूँ। तो NCERT के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो NCERT है वो हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी की नींव होती है। तो हमें NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स को पहले बड़ी आसानी से और कम शब्दों में समझना चाहिए। आदरणीय ओजांग सर के मार्गदर्शन में आपके लिए नए नए सेगमेंट, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए नए नए कोर्सेज भी लॉन्च किए जा रहे हैं। और हाँ, आरती एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप सभी जुड़े रहिए लगातार और आज हम एक बहुत ही इस पे भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आज का टॉपिक है कि सरकार क्या है, इस विषय पर हम लोग परिचर्चा आरंभ करेंगे। वो पेन ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से भविष्य में युवा IAS अधिकारी बनकर देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले सभी आगामी युवा अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वॉइस ठीक नहीं आ रही है? नहीं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? वॉइस को लेके कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करिए। यहाँ से वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रहा है, मैंने चेक किया। जय हिंद चंद प्रकाश, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रहा है तो नमस्कार। वॉइस प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे बताइए क्या सभी को वॉइस प्रॉब्लम है या किसी एक आध स्टूडेंट्स को वॉइस प्रॉब्लम है? क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट को हम लोग हिंदी में सरकार के नाम से जानते हैं। इस विषय पर हम लोग परिचर्चा करेंगे और बिल्कुल बेसिक से क्लास फर्स्ट के बच्चे को जिस प्रकार से सिखाया जाता है मैं उस तरीके से आपकी समझ इसमें विकसित करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हैं तो समाज में एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं तो आपकी कॉलोनी में भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। तो उन सभी की समस्याओं का समाधान वे सब लोग मिलके करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसी कॉलोनी के किसी एक व्यक्ति को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी या फिर मान लीजिए एक से ज़्यादा व्यक्तियों को उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। तो जब ज़्यादा लोगों को या कुछ कम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी
तो जिन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, दरअसल वे लोग ही सरकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, यानी कि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अब बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि हर एक देश में जहां पे हम रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस हमें लेने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, एक संस्था की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो संस्था होती है, क्या सभी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ से तो वॉइस एकदम क्लियर जा रही है, यहाँ तो वॉइस को लेकर के कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए। वॉइस प्रॉब्लम, क्लियर वॉइस है? वॉइस क्लियर नहीं है सर, आवाज़ धीरे आ रही है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आवाज़ धीरे आ रही हो, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ बोलता हूँ। क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है सर, वॉइस कट रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। नो क्लियर, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, टॉपिक बता दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, राइट? तो जब हम किसी देश में रहते हैं तो देश में रहने के बाद क्या होता है कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए हमें एक संस्था की जरूरत होती है। दरअसल वही संस्था क्या कहलाती है? एक्चुअलिटी में वही संस्था गवर्नमेंट यानी कि सरकार कहलाती है। आप जानते हैं कि सड़कें कैसे बनेंगी, कहाँ बनाई जाएंगी, स्कूल कैसे बनाए जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे उसके मूल्य में कटौती की जाएगी, बिजली की आपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो इस तरह के मुद्दों का समाधान करने के लिए हमें जिस संस्था की जरूरत होती है, दरअसल वही संस्था क्या कहलाती है? सरकार यानी गवर्नमेंट कहलाती है। तो जब यही संस्था सरकार अथवा गवर्नमेंट कहलाती है तो सरकार सिर्फ इतना ही काम नहीं करती, सरकार इसके अलावा वॉइस कट रही है। वॉइस प्रॉब्लम, मैं काफी तेज बोल रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यहां से काफी वॉइस क्लियर जा रही है और वॉइस को लेकर के कोई इशू नहीं है। आप लोग बार बार ये वॉइस वाला कमेंट मत करिए, क्योंकि यहां से मैंने चेक कर लिया, एकदम वॉइस फर्स्ट क्लास जा रही है, वॉइस को लेकर के किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, राइट? हाँ, माइक को लेकर भी कोई इशू नहीं है, माइक एकदम मेरे मुंह के नजदीक है, तो वॉइस को लेकर के कोई भी इशू नहीं आ रही है। तो आप पहले टॉपिक तो स्टार्ट करने दीजिए, तभी तो समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि हर एक देश को अपने विभिन्न निर्णय लेने के लिए और हर काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। जैसे लाइकेज, सड़कें कैसे बनेंगी, कहां पर बनेंगी, स्कूल कैसे बनेंगे, स्कूल कहां पर बनाए जाएंगे, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, वस्तुओं के दाम जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन वस्तुओं के दाम में कैसे कटौती होगी। अब वस्तुओं के दाम को कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति किस प्रकार से की जाए, तो बिजली की आपूर्ति को लेकर भी कई बार मुद्दे उठते रहते हैं। तो इन सभी सामाजिक मुद्दों पर कौन कार्यवाही करता है? इन सभी सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है सरकार। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सरकार क्या करती है? सरकार बेसिकली गरीबों की मदद भी करती है। हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कई सारे गरीब लोग भी रहते हैं, कई सारे अमीर लोग भी रहते हैं। तो जब इस तरह के लोग रहते हैं तो सरकार क्या करती है? लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। अब जब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो लोग गरीब हैं उन लोगों के लिए समय समय पर राशन व्यवस्था उपलब्ध कराती है। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन का समय आया था
तो बहुत सारे लोग जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, सरकार ने उन सभी को खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध कराया। सरकार ने उन लोगों को मुफ्त में चावल, उन लोगों को मुफ्त में दाल, मुफ्त में गेहूं, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई थी। तो जब ये सारी चीजें भी उपलब्ध कराई गई सरकार के द्वारा, तो सरकार ने क्या किया, कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों को चला करके इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। अब सरकार का सिर्फ इतना काम नहीं होता, इसके अलावा भी सरकार के बहुत सारे काम होते हैं। और सरकार के जो बहुत सारे काम होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, उन देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। तो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। इसके अलावा किन्हीं दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, यह भी किसकी जिम्मेदारी होती है? यह भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त मात्रा में देश के सभी नागरिकों को भोजन की उपलब्धता हो, उन सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उन सभी को अगर कोई बीमारी है तो उनका समय पर इलाज भी हो। तो उसके लिए अस्पताल भी उपलब्ध कराए जाते हैं या अस्पताल बनवाए जाते हैं। अब बात करते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि समय समय पर प्राकृतिक शक्तियों के कारण हमारे यहां पर कुछ आपदाएं भी आती रहती हैं। और जो आपदाएं आती हैं, लाइक है जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, लाइक है जैसे कहीं पर सुनामी आ गया, सुनामी के अलावा कहीं अचानक से भूस्खलन हो गया। तो जब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो क्या होता है, सरकार ऐसे पीड़ितों की सहायता करने की भी जिम्मेदारी लेती है। सरकार ऐसे लोगों की पूरी तरीके से सहायता भी करती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि समाज में हर धर्म के, हर प्रकृति के लोग रहते हैं। तो जब समाज में हर प्रकृति के समाज में लोग रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच आपसी विवाद भी होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद हो रहा है, तो जब कोई विवाद हो रहा है तो उन विवादों का समाधान भी होना चाहिए। तो जब इन सभी विवादों का समाधान करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करती ही है। तो सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं या सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो कार्यक्रम कहां से संचालित होते हैं? तो विवादों का समाधान करने के लिए सरकार ने अलग से कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे लाइक एच सरकार ने न्यायालयों का गठन किया। तो सबसे पहले न्यायालय में हम जाएंगे, हमारी बात को सुना जाएगा। जब हमारी बातचीत को सुना जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो व्यक्ति गलत है उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा और जो व्यक्ति सही है उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान नहीं होगा और उसको न्याय दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सरकार इन कामों को कैसे कर लेती है और सरकार को यह सब करना क्यों जरूरी है। अरे भाई, समाज में लोग इकट्ठे रहते हैं और समाज के लोग ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो जब समाज के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों को ही चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उन सभी के लिए एक सही तरीके से संचालन की, कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि संसाधनों का नियंत्रण करना है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज करना है, देश की सीमा की सुरक्षा करनी है, या फिर देश के अंदर किसी भी तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो उन सभी गतिविधियों को भी नियंत्रित करना है। तो ये सब नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये सारे के सारे नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और एक निश्चित सीमा में रहने वाले लोगों को इन पर लागू किया जाता है। देखिए, वॉइस प्रॉब्लम मैंने चेक करवा लिया है, यूट्यूब पे कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बार बार वॉइस क्लियर नहीं आ रही है,
ये कमेंट कर रहे हैं वो अपने नेटवर्क को चेक करें, क्योंकि यहां से एकदम क्लियर वॉइस जा रही है। ठीक है, मैंने चेक करवा लिया, अभी यहां से वॉइस को लेकर के किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो आप अपने नेटवर्क को एक बार चेक कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि वॉइस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम सरकार को समझें थोड़ा सा डिटेल में, तो बेसिकली सरकार अपने कार्यों का संचालन करती है, इसीलिए सरकार ने 3 तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और सरकार ने 3 तरह के सिस्टम जो बनाए, उनमें सबसे पहले जो आता है वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। तो सरकार किस किस से मिलकर बनती है, हम लोग इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो सरकार मिलकर बनती है विधायिका से। विधायिका के अलावा इसका जो दूसरा अंग है उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। और एग्जीक्यूटिव के बाद इसकी जो तीसरा ऑर्गन होता है उसे हम लोग जानते हैं ज्यूडिशियरी के नाम से, यानी कि न्यायपालिका। तो ये मूल रूप से सरकार के तीनों अंग होते हैं, राइट? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सरकार इन सारे कामों को नियंत्रित जब कर रही है, तो सरकार के ये जो ऑर्गन्स हैं, सरकार ने प्रत्येक ऑर्गन को कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जैसे विधायिका को जिम्मेदारी किस बात की सौंपी गई? विधायिका को जिम्मेदारी सौंप दी सरकार ने कि आप कानून बनाने का कार्य करिए। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आप कानून बनाने का काम करिए। ठीक है, अब विधायिका क्या कर रही है? यहां पर कानून निर्माण कर रही है। तो विधायिका का काम क्या है? कानून को निर्मित करना, कानून का निर्माण करना। यानी विधायिका का काम होता है मेकिंग लॉ। तो विधायिका कानून बनाती है। इसके अलावा कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका ने जो कानून बना दिया है, दरअसल उस कानून को लागू करने का काम या लागू करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कौन निभाता है? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका निभाती है। अब देखिए कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। तो कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, मींस अप्लाइड लॉज। अप्लाइड लॉज। तो कार्यपालिका ने कानून को लागू कर दिया। अब देखो, क्योंकि हमारे समाज में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अब जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं भी आती होंगी। अब जब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका, मान लीजिए कि विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका ने उस कानून को लागू किया, लेकिन जनता उस कानून का पालन नहीं कर रही है। तो जब जनता उस कानून का पालन नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उनको दंड देने का प्रावधान करती है, और जो लोग कानून का पालन करते हैं उनके प्रति न्याय करती है। तो ज्यूडिशरी का काम क्या है? ज्यूडिशरी का काम है टू जस्टिस। टू जस्टिस। अब जस्टिस कर दिया यानी न्याय करना। तो न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जाता है? न्याय किया जाता है। तो सरकार किन सबको मिलाकर निर्मित हुई? लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशरी, सरकार ने विधायिका को कानून के निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी, सरकार ने कार्यपालिका को कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सौंप दी और सरकार ने न्यायपालिका को न्याय करने की जिम्मेदारी सौंप दी। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? सरकार के ऑर्गन्स कहलाते हैं, यानी कि सरकार के अंग कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या है, सरकार क्या क्या काम करती है और सरकार के अंग कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि सरकार के कितने स्तर हो सकते हैं, यानी सरकार कहां कहां पर स्टैंड करती है या किन किन स्तर पर अपनी कार्यवाही को संचालित करती है। राइट जी, नरसिंह ठाकुर गुड मॉर्निंग, रणीत कौर गुड मॉर्निंग, मुनीस गुड मॉर्निंग, सरवन गुड मॉर्निंग। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि जो सरकार है इसके स्तर कौन कौन से हैं। तो सरकार के अगर स्तर पर बात की जाए, यानी हम कहेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार किन किन लेवल पर काम कर रही है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं। अब इस विषय में जानने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा और मैं यहां पर एनसीईआरटी के ही जो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का यहां पर डिस्कशन करूंगा। तो आप निश्चिंत रहें कि यहां सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही डिस्कशन किया जाएगा। तो सरकार के स्तर की बात करें, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं। बेसिकली अगर हम यहां पर डिटेल में समझें तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जिस कॉलोनी या मोहल्ले में रहते हैं या जिस नगर में रहते हैं, उस नगर में एक स्तर होता है सरकार का, और वो स्तर क्या कहलाता है? लोकल लेवल कहलाता है, यानी कि स्थानीय स्तर कहलाता है। तो हम लोग जिस शहर में निवास करते हैं उसको हम लोग लोकल लेवल के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी सरकारें काम करती हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत होती हैं, यानी स्थानीय स्तर पर विलेज पंचायत होती है। विलेज पंचायत के अलावा ये जो विलेज पंचायत है, दरअसल ये विलेज पंचायत कहां पर होती है? ये विलेज पंचायत होती है विलेजेस में। कहां पे होती है? विलेजेस में होती है, यानी कि गांव में होती है। अब गांव के शासन को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रावधान कर दिया। अब ग्राम पंचायत का जब प्रावधान कर दिया, जी आज फर्स्ट क्लास है पॉलिटी का, तो जब ग्राम पंचायत का प्रावधान कर दिया तो ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक पंचायत का प्रावधान किया जाता है, यानी ब्लॉक स्तर पर भी पंचायतों का प्रावधान किया जाता है। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि सर ये बताइए कि ब्लॉक क्या होता है। अरे ब्लॉक कुछ नई चीज नहीं होती है, दरअसल गांव के समूह को मिलाकर ब्लॉक का निर्माण होता है। तो जब कई सारे गांव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो बॉडी होती है, जो संस्था होती है, दरअसल हम उसे ब्लॉक पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉक पंचायत का मतलब क्या हुआ? गांव का समूह। एक निश्चित दायरे में आने वाले गांव का जो समूह होता है उसे हम ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब ब्लॉक गांव के समूह को भी हमने समझ लिया। इसके बाद ब्लॉक पंचायत के अलावा एक पंचायत होती है जिसको हम लोग जिला पंचायत के नाम से जानते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से जानते हैं। तो जिला पंचायत के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
एक पंचायत होती है। अब देखिए, ये एक करंट का टॉपिक भी है। सबसे पहले करंट टॉपिक पे आने से पहले ये जानेंगे कि आखिर जिला पंचायत क्या है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे गांव को मिलाकर, कई सारे गांव को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया, ब्लॉक का निर्माण किया गया, उसी तरह कई सारे ब्लॉक्स को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है, जिला पंचायत का निर्माण किया जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गांवों का समूह ब्लॉक कहलाता है और कई सारे ब्लॉक का समूह जिला कहलाता है। ठीक है, तो गांव स्तर पर काम करने वाली संस्था ग्राम पंचायत कहलाती है, ब्लॉक स्तर पर काम करने वाली संस्था ब्लॉक पंचायत कहलाती है और जिला स्तर पर काम करने वाली संस्था जिला पंचायत कहलाती है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, स्थानीय स्तर पर सरकार का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अलावा आप सभी जानते हैं ये जो व्यवस्था की गई है, दरअसल ये पूरी की पूरी व्यवस्था किसके लिए की गई है, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस का मतलब हुआ कि गांव के विकास के लिए व्यवस्था की गई है। किसके लिए, गांव के विकास के लिए यह व्यवस्था की जाती है। अब गांव का विकास तो यहां से संचालित हो रहा है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि शहरों का विकास कैसे हो। अब शहरों का विकास किस प्रकार से हो, इसको अगर हमें समझना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। शहरों में आप सभी जानते हैं नगर पालिकाएं होती हैं। शहरों में क्या होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाओं को हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। तो जो नगर पालिकाएं हैं, ये नगर पालिकाएं छोटे शहरों में होती हैं। ये नगर पालिकाएं कहां होती हैं, छोटे शहरों में होती हैं। तो छोटे छोटे शहरों में ये नगर पालिकाएं गठित की जाती हैं। कुछ जगहों पर इन नगर पालिकाओं को नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नगर निगम का जो प्रावधान किया जाता है वो बड़े शहरों में किया जाता है, बिग सिटीज में किया जाता है। राइट। तो छोटे शहरों में स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन करने के लिए जो सरकार गठित की जाती है वो क्या कहलाती है, नगर पालिकाएं कहलाती हैं। और बड़े शहरों में जिस के द्वारा नगरों का संचालन किया जाता है उसमें क्या कहा जाता है, उसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है। राइट। तो स्थानीय स्तर पर क्या हुआ, आसानी से सरकार संचालित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति को समस्याओं के समाधान करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सड़कों की व्यवस्था करने के लिए, जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यातायात और अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की आपदा से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रावधान स्थानीय स्तर पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के माध्यम से किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सब के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया, इससे बेनिफिट क्या मिलता है। एक्चुअल में लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, अब लोकल लेवल पर जब लोग प्रशासन करना सीख जाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो गांव के लोगों के मध्य से ही होता है। इसी तरह ब्लॉक पंचायत का जो चुनाव होता है वो ब्लॉक के लोगों के मध्य से ही होता है। जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वो जिले के नजदीक रहने वाले जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके मध्य से होता है।
इसी प्रकार नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं और नगर निगमों में जो सरकार संचालित हो रही है, इनमें भी नगर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। तो जब नगर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो छोटे छोटे स्तर पर ये लोग प्रशासन करना सीख जाते हैं। अब छोटे स्तर पर जब ये लोग प्रशासन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, प्रशासन की प्रक्रिया को सीख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्टेट स्तर पर अगर शासन करना है, क्योंकि ये प्यूपिल्स या ये नागरिक लोकल लेवल पर प्रशासन की प्रक्रिया को सीख चुके हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर की राजनीति में ये लोग आसानी से प्रशासन कर पाएंगे, राइट। तो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इन्होंने सीख ली। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें सरकार के स्तर की या लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, तो सरकार के अगर हम स्तर देखें तो सरकार के हमें कई स्तर दिखाई पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्तर है वो है संघ, जिसे हम यूनियन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्तर है उसे हम कहते हैं स्टेट, यानी जिसे हम राज्य के नाम से जानते हैं। और इसका तीसरा जो स्तर है उसे हम कहते हैं लोकल गवर्नेंस, यानी जिसे हम स्थानीय स्तर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग स्थानीय स्तर के सरकार से अभी परिचित हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि लोकल लेवल पर जब लोगों ने प्रशासन करना सीख लिया, तो यही लोग अब राज्य स्तर की सरकार में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए कैसे करते हैं। राज्य स्तर पर जो सरकार होती है, तो राज्य स्तर पर या स्टेट के लेवल पर जो गवर्नमेंट है, तो राज्य या स्टेट के लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, इसकी भी 3 संस्थाएं होती हैं। यहां पर यह संस्था कैसे काम करती है? अगर यहां की संस्था की हम बात करें तो राज्य स्तर पर क्या होता है, यहां पर होती है विधान सभा। कौन होता है? विधान सभा होती है। अब जब यहां पर विधान सभा है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलेंगे हम लोग इसे? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हम इसके बारे में जानें कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे निर्मित होती है या किस प्रकार से बनती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग और बेहतर कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? इनके लिए होती है वोटिंग। इनके लिए क्या होती है? वोटिंग होती है। अब इनके लिए जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? इस वोटिंग में लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये लोकल लोग कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोकल पीपल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसको इलेक्ट करते हैं? ये वोटिंग की जाती है फॉर इलेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव्स। किसको रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग की जाती है। तो विधानसभा में प्रत्येक जिले से जितनी भी विधानसभाएं हैं पूरे राज्य में, उन सभी विधानसभाओं में, ठीक है, क्या होता है, ये लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से लोगों को चुन करके भेजते हैं। तो यहां पर मेंबर्स जो होते हैं वो कौन है? ये हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। कौन है ये? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स होते हैं। और ये पीपल्स किसके द्वारा? ये पीपल्स सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे?
डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अब ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं तो किसके द्वारा? बाई प्यूपिल्स, जनता के द्वारा। अब यही विधानसभा आगे चलकर या लेजिस्लेटिव असेंबली आगे चलकर क्या करती है? इन लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। अब जब इन लोगों की समस्याओं का समाधान करती है तो यही विधानसभा किसके तौर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है? सरकार के तौर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। तो स्टेट लेवल पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, वही लोग एक सरकार के रूप में जाने जाते हैं। हम उसे राजनीतिक विषयों में विधानसभा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है दूसरी कि विधानसभा, क्योंकि ये जो विधानसभा है बेसिकली इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो टेन्योर होता है, ये बेसिकली टेन्योर या कार्यकाल कितना होता है? आम तौर पर ये कार्यकाल होता है 5 साल। कितना होता है? 5 ईयर होता है। अब 5 ईयर होता है तो 5 साल के बाद आप अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकते हैं? आप अपने प्रतिनिधियों को 5 साल के बाद बदल भी सकते हैं। और आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर पार्टिसिपेट करके सरकार का अंग बनकर सरकार को सही दिशा देने में, अपने देश के शासन को चलाने में बहुत बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्यों ने विधानसभा के साथ साथ ही अपने यहां पर विधान परिषद का भी प्रावधान किया हुआ है। अब ये विधान परिषद जो गठित होती है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या काम कर रही है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लोगों के रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग होते हैं, बेसिकली ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जनता इनके निर्वाचन में सीधे सीधे भाग नहीं लेती। लेकिन विधान परिषद का जो प्रावधान है, बेसिकली ये विधान परिषद का प्रावधान विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर है? विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता है, निर्भर है। अब ये जब विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है, यानी इट्स डिपेंड ऑन विश ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों आपस में मिलकर, यानी विधानसभा और विधान परिषद, अगर हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें, तो जब हम इनको आपस में मर्ज कर देंगे, विधानसभा को और विधान परिषद को, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता है? इनको विधान मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विधान मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये विधान मंडल क्या करता है? इस विधान मंडल का काम क्या होता है? राज्य के नागरिकों के लिए कानून का निर्माण करना। तो ये दोनों संस्थाएं राज्य के नागरिकों के लिए क्या करती हैं? मिल करके आपस में कानून बनाती हैं, यानी कि इनका वर्क होता है मेकिंग लॉज। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब ये आपको यहां तक क्लियर है, तो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कानून तो इन्होंने बना दिया। अब जब इन्होंने कानून बना दिया, तो बेसिकली
अगर हम अगले कंसेप्ट पे आए तो राज्य की एक दूसरी संस्था भी होती है राज्य में, राज्य की सरकार में, और राज्य की सरकार में जो दूसरी संस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, राज्य की कार्यपालिका कहते हैं। तो ये जो राज्य की कार्यपालिका है ना, बेसिकली ये राज्य की कार्यपालिका क्या काम करती है कि राज्य के विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया गया है, बेसिकली अगर हम कहें तो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को राज्य की कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। यानी ये क्या करेगी, ये कानून लागू करती है। यानी हम कह सकते हैं अप्लाइड लॉज। ये क्या काम कर रही है, अप्लाइड लॉज, यानी कानूनों को लागू कर रही है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर ज्यूडिशरी भी काम करती है, और उस ज्यूडिशरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ज्यूडिशरी को हम लोग सामान्य तौर पर न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन न्यायपालिका की जो स्थिति है वो राज्य स्तर पर अलग से नहीं होती है, वो बल्कि बेसिकली होती कहां पे है, क्योंकि सबसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय है तो राज्य स्तर पर न्यायपालिकाएं अलग अलग नहीं होती, बल्कि राज्य स्तर पर जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करती हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सहयोगी के रूप में राज्य स्तर पर काम करती हैं। थैंक यू रुक्मिनी सर, आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है सर, बट साउंड क्लियर नहीं आई। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आपकी वॉइस की प्रॉब्लम यहां से नहीं है, हो सकता है कि वो आपके नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो। यहां पर लगातार राम सर आपकी वॉइस को लेकर के लगे हुए हैं, तो यहां पे मुझे शो हो रहा है कि वॉइस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग YouTube पे अगर जुड़े हुए हैं तो आपको वॉइस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि राज्य स्तर पर तीसरी बॉडी कौन सी होती है, तो मैंने आपको बता दिया, राज्य स्तर पर इस कानून को लागू करने में कौन सी बॉडी पार्टिसिपेट कर रही है, ऑफ कोर्स ज्यूडिशरी, और उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ज्यूडिशरी। सामान्य भाषा में इसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि सरकार के प्रकार में सबसे टॉप लेवल के प्रकार पर सरकार का सर्वोच्च स्तर क्या है। तो आपने क्या जाना, आपने राज्य स्तर पर सरकार को जान लिया, आपने स्थानीय स्तर पर सरकार को जान लिया। अब हम जानेंगे कि सरकार संघ स्तर पर किस तरह का काम करती है। ठीक है, तो सरकार संघ स्तर पर किस तरह का काम करती है, इस पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं। तो संघ स्तर पर मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि सरकार संघ स्तर पर किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर रही है। तो अगर हम संघ स्तर की बात करें, यूनियन लेवल की बात करें, तो यूनियन लेवल पर सरकार के 3 अंग होते हैं, और वो मैंने सबसे पहले ही बताया था। यहां पर सबसे पहले क्या होता है, लेजिस्लेटिव होता है, यानी कि विधायिका होती है। अब संघ स्तर पर विधायिका है। विधायिका के अलावा राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर क्या होता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जिसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के अलावा तीसरे स्तर पर यहां कौन होता है, तीसरे स्तर पर यहां होती है ज्यूडिशियरी। तो ज्यूडिशरी यानी जिसे हम सामान्य भाषा में न्यायपालिका कहते हैं। तो ये हमारी सरकार का संघ जो है क्या है,
सुप्रीम लेवल है। क्या है संघ हमारा? सरकार का सुप्रीम लेवल है। सुप्रीम लेवल का मतलब सर्वोच्च स्तर है ये सरकार का। तो जब ये सरकार का सर्वोच्च स्तर है तो ये पूरे देश के कल्याण के लिए, पूरे देश के वेलफेयर के लिए कार्यक्रम का संचालन करते हैं। राइट? तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करने का काम करती है। न्यायपालिका क्या करती है? ये जो लोग कानून का उचित तरीके से पालन नहीं करते उनके लिए दंड देने का प्रावधान करती है। राइट? तो सरकार के ये सबसे उच्च स्तर हैं। तो सरकार कितने प्रकार की होती है? बेसिकली 3 तरह की होती है। पहली संघीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय स्तर की सरकार। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें कि सरकारों में कुछ और प्रकार क्या हो सकते हैं, यानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकते हैं, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो कुछ बेसिक लेवल पर मैं सरकारों के प्रकार पर भी परिचर्चा कर लेता हूं। तो सरकार के जो प्रकार होते हैं उसमें कई तरह की सरकारें होती हैं। जैसे सरकारों के प्रकारों में एक तंत्र होता है जिसको हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे मोनार्ची कहते हैं। अब राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का तंत्र। राजा का तंत्र यानी जहां पर राजा ही पूरे शासन को नियंत्रित करता हो। अब अगर राजा पूरे शासन को नियंत्रित कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी नियम कानून लागू होते हैं, कानून बनाता भी कौन है? राजा बनाता है। कानून को लागू भी कौन करता है? राजा ही करता है। कानून का पालन न करने पर अगर किसी को दंड देना है तो दंड भी किसके द्वारा दिया जाता है? राजा के द्वारा दिया जाता है। तो कानून को निर्मित करने का या फ्रेम करने का काम भी किसका होता है? राजा का होता है। और राजा इस कानून को बनाने के लिए क्या करता है? बेसिकली राजा इस कानून को बनाने के लिए किसकी सहयोग लेता है? राजा सहयोग लेता है अपनी मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद के सहयोग से राजा ने कानून का निर्माण किया। अब कानून का पालन करवाना है तो राजा अपने मंत्रियों को आज्ञा दे देता है, और मंत्रियों को आज्ञा देने के बाद मंत्री लोग अपनी जनता से पर कानून लागू कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कानून का उचित ढंग से पालन नहीं करता तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में राजा उन सभी को दंड देने का प्रोविजन भी करता है, यानी कि उन सभी को दंड भी दे देता है। क्लियर हुआ? अब दंड भी दे दिया तो एक तंत्र कौन सा है? राजतंत्र। अगर हम देखें तो राजतंत्र का एग्जाम्पल क्या है? बेसिकली राजतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है वो क्या है? सऊदी अरेबिया। यानी कि सऊदी अरब में आज भी कौन सा शासन चलता है? सऊदी अरब में आज भी राजा का शासन चलता है। तो वहां पर राजा के हाजी मोहम्मद मोइन नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद राजतंत्र के अलावा जो दूसरा तंत्र होता है उसको हम लोग धर्मतंत्र के नाम से जानते हैं, यानी थियोक्रेसी। थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी की बात करें कि ये थियोक्रेसी क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, तो अगर धर्मतंत्र की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। धर्म के अनुसार चलाया जाने वाला तंत्र, तो जहां पर धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है ऐसे तंत्र को हम लोग धर्मतंत्र के नाम से जानते हैं। लाइक एज मैं एक उदाहरण दूंगा आपको
जैसे आप जानते हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा देश है, जिसको हम लोग वेटिकन सिटी से के नाम से जानते हैं। रेणु कुमारी कह रही हैं सर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा क्लियर है, जो बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। थैंक यू रेणु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पर या जिन देशों में धर्म के आधार पर शासन को चलाया जाता है, ऐसे तंत्र को हम लोग धर्म तंत्र या थियोक्रेसी के नाम से जानते हैं। अब जैसे वेटिकन सिटी है जो कि इटली में है और यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो थियोक्रेसी में क्या होता है कि वहां पर जो शासन चलाया जा रहा है, दरअसल वो कानून बनाया जो जा रहा है, वो बनाया गया कानून धार्मिक पुस्तक के आधार पर चलाया जा रहा है। अब धार्मिक पुस्तक उन लोगों की क्या है, वहां पे ईसाइयन प्रोपोगंडा प्रचलित है। अब जब ईसाइयन प्रोपोगंडा प्रचलित है तो निश्चित तौर पर वहां पर बाइबिल के आधार पर शासन चलाया जाता है। अब जब बाइबिल के आधार पर शासन चलाया जाता है तो ऐसा शासन जो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई पुस्तक के आधार पर संचालित किया जाए, ऐसे तंत्र को हम लोग थियोक्रेसी के नाम से जानते हैं या धर्म तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो क्या है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, और ये वेटिकन सिटी कहां पे है, इटली में है। अब इस धर्मतंत्र के अलावा एक तीसरे प्रकार का तंत्र भी होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, अगर हम उसको जानना चाहें तो इसको कहते हैं भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं, भीड़ तंत्र। अब भीड़ तंत्र को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं क्राउडोक्रेसी। क्राउडोक्रेसी। अब ये क्राउडोक्रेसी क्या होता है या भीड़ तंत्र क्या होता है? अगर हम इस क्राउडोक्रेसी की बात करें तो क्राउडोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जहां पर भीड़ अनियंत्रित होकर शासन करने लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक ऐसी परिस्थिति आई थी कि अफगानिस्तान में कुछ तालिबानियों ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वो जो तालिबानी थे वो एक भीड़ के रूप में थे। तो भीड़ के रूप में जब तालिबानियों ने पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया तो ऐसी स्थिति में वहां पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित तरीके से पूरे शासन को अपने कब्जे में कर ली। तो ऐसा शासन जहां पर कुछ लोगों के समूह के द्वारा एक साथ पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया जाता है, एक साथ पूरे सिस्टम को कब्जे में कर लिया जाता है या पूरे सिस्टम पर अपना अधिकार जमा दिया जाता है, तो ऐसे तंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे तंत्र को हम लोग भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। तो भीड़ तंत्र का अगर हम सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल लें तो भीड़ तंत्र का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेसिकली भीड़ तंत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भीड़ तंत्र का एग्जाम्पल क्या हो गया? भीड़ तंत्र का एग्जाम्पल हो गया अफगानिस्तान। इसके अलावा शासन के और भी प्रकार होते हैं, और शासन के और प्रकारों पे बात करूं तो शासन के और प्रकारों में आ जाता है एक तंत्र। एक तंत्र आ जाता है, यानी जिसे हम ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। ऑटोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र। अब एक तंत्र क्या होता है? थैंक यू विकास। एक तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र या ऐसा शासन जिस पर एक ही व्यक्ति पूरा का पूरा कब्जा जमा दे।
सर हमारे इंडिया में भी आर्मी को 4 ईयर पॉलिसी अप्लाइड हुआ था, जब भी यूथ ने यही किया था। सर क्या ये भी भीड़ तंत्र कहलाएगा? नहीं, ये भीड़ तंत्र नहीं कहलाएगा। भीड़ तंत्र का मतलब होता है सक्षम के शासन को कैप्चर कर लेना। ठीक है, तो जब इंडिया में आर्मी के लिए जो प्रोपोगंडा अप्लाई किया गया था वो भीड़ तंत्र का उदाहरण नहीं हो सकता। तो एक तंत्र क्या होता है? एक तंत्र या ऑटोक्रेसी की बात करें तो एक तंत्र में यदि शासन की पूरी शक्ति, यदि शासन की पूरी शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में निहित होती है, केवल एक ही व्यक्ति पूरे शासन को कंट्रोल करता है और उसी एक व्यक्ति के बनाए गए नियम कानून लागू होते हैं, तो इस प्रकार के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया में जो वहां का राजा किम जोंग है, उस किम जोंग ने पूरे के पूरे शासन को कैप्चर कर रखा है। वो जिसे चाहता है फांसी पे चढ़ा देता है, वो जिसे चाहता है वो मरवा देता है, जिसे चाहता है उसे अपने शासन में स्थान दे देता है। तो उत्तर कोरिया में यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है, तो उत्तर कोरिया किसका उदाहरण है? निश्चित तौर पर एक तंत्र का उदाहरण है। इसी तरीके से कुछ समय तक जर्मनी का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर ने पूरे साम्राज्य पर, पूरे जर्मनी पर कब्जा कर रखा था। तो पूरे जर्मनी पर जब कब्जा कर रखा था तो ऐसी स्थिति में उस समय जर्मनी भी किसका उदाहरण था? ऑटोक्रेसी का एग्जाम्पल था, एक तंत्र का उदाहरण था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ऑटोक्रेसी का उदाहरण क्या है? ऑटोक्रेसी का उदाहरण है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया इसका उदाहरण है। अगर हम इसके आगे के तंत्र पर बात करें तो आगे हम ले रहे हैं जो विश्व का सबसे सफलतम तंत्र है, जिसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र क्या है? अब लोकतंत्र से ही प्रतीत हो रहा है, लोक माने जनता और तंत्र माने शासन, यानी जहां पर जनता शासन करती है। तो जब जनता के द्वारा शासन किया जाता है तो ऐसे तंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अब जनता शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। जनता क्या करती है? अपने ही मध्य से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है, कुछ प्रतिनिधि चुनती है और उन प्रतिनिधियों को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे देती है। तो इस प्रकार जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन करती है। तो जब जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। वह शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र का मतलब हुआ गवर्नेंस ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन। अब ये पद्धति सबसे ज्यादा देशों में प्रचलित है। तो ज्यादातर विश्व के अधिकतर देशों में जो शासन प्रचलित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अब लोकतंत्र का अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या है? हमारा इंडिया यानी कि हमारा भारत है। तो लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या है? भारत है यानी कि इंडिया है। अब देखिए, अगर हम देखें तो भारत में आजादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। आजादी से पहले अगर वोट देने का अधिकार मिलता था तो किन लोगों को मिलता था?
उन लोगों को मिलता था जो वेल एजुकेटेड थे, उन लोगों को मिलता था जो धनवान थे। महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता था। महिलाओं के अलावा गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत के संविधान का निर्माण हो गया, तो भारत के संविधान के निर्माण होने के बाद लोगों को, यानी जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, वे लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको मैच्योर मान लिया गया और संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। अब जब 18 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, तो अब यहां गरीब और अमीर का किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, महिला और पुरुष का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। तो जब इस तरह का भेदभाव नहीं है, सभी लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं, यानी अपने ही लोगों को चुनते हैं। तो जब जनता द्वारा अपने ही मध्य से कुछ लोगों को चुना जाता है और अपने ही मध्य के लोगों को चुन करके शासन किया जाता है, तो इस प्रकार के शासन को हम लोग लोकतंत्र के नाम से या जनता के शासन के नाम से या डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। यानी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? इंडिया उदाहरण है। हां जी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा पवन कुमार 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु यानी कि वोटिंग एज 21 इयर्स के स्थान पर घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 ईयर कर दी गई थी। समझ में आया? इसके अलावा भी बहुत सारे तंत्र प्रचलित हैं। जैसे सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो एक तंत्र में और राजतंत्र में हमें डिक्टेटरशिप का भी उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जहां राजा का तंत्र है वह राजा के नियम कानून फॉलो हो रहे हैं। तो जब राजा के ही नियम कानून फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर तानाशाही जैसा शासन है। और यही ठीक प्रक्रिया ऑटोक्रेसी में अपनाई जाती है, क्योंकि वहां पर भी एक व्यक्ति पूरे शासन को कंट्रोल कर रहा है, यहां तो मिनिस्ट्री का सहयोग भी नहीं ले रहा है। तो राजतंत्र में कम से कम राजा कोई नियम कानून बनाता है तो अपनी मंत्रिपरिषद से परामर्श तो करता है, लेकिन एक तंत्र में तो राजा अपनी मंत्रिपरिषद से परामर्श भी नहीं करता। तो इन दोनों में ही हमें डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि सरकार हमारे यहाँ किस प्रकार संचालित होती है, वहां वैसे शासन कैसे हैं सर इस समय। अगर हम बात करें सऊदी अरब में तो राजतंत्र ही प्रचलित है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया में तो वर्तमान में एक तंत्र ही प्रचलित है। ठीक है, तो आज मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया कि सरकार क्या होती है, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं, संघ स्तर पर सरकारें किस प्रकार का काम करती हैं, राज्य स्तर पर सरकारें क्या करती हैं, स्थानीय स्तर पर सरकारें क्या करती हैं, और सरकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको एनसीईआरटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। सुषमा कह रही हैं सर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, आपने बहुत सारा मेरा डाउट क्लियर कर दिया, थैंक यू, अच्छा समझ में आया। थैंक यू सुषमा जी, आपको समझ में आया। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी तरफ से आप लोगों को समझाने का बेहतर प्रयास किया गया है। मैंने आप लोगों को बड़े आसान शब्दों में
समझाने का प्रयास किया है। बाकी हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉइस की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आप लोग अगर इसमें अच्छे से समझे हैं तो कल हम लोग एक दूसरे टॉपिक की क्लास को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होंगे, और कल हमारी क्लास 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगी। ठीक है सक्षम, थैंक यू। आप सभी का प्यार मुझे यूं ही मिलता रहा, और आप लोगों ने क्लास में अच्छे तरीके से समझा। मेरा भी प्रयास है कि मैं आप लोगों के आईएएस पर अधिकारी बनने के क्रम में आप लोगों का योगदान कर सकूं। आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और फिर हम आप लोगों के टॉपिक्स के डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।